ओके, सो फाइनली वो वीडियो जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था, तारक मेहता का उल्टा चश्मा फुल स्टोरी एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। या आई नो, बैड जोक। एनीवेज, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ब्लड मेरिडियन, जो लिखी है कॉर्मैक मैकहर्थी ने। और शायद ये वीडियो एक पार्ट में पूरी नहीं होने वाली, क्योंकि इसकी कहानी काफी बड़ी है, तो मैं इसको 6 या फिर 7 पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूँ। और वीडियो में कुछ खास एडिटिंग नहीं होने वाली, तो अगर आप ये वीडियो बैकग्राउंड में भी सुन रहे हो तो भी चलेगा। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। सी द चाइल्ड, ही इज पेल एंड थिन। यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है हमारे मेन कैरेक्टर को, जिसको पूरी कहानी में हम द किड के नाम से जानेंगे। लेकिन फिलहाल ये एक बच्चा है जो कि आग के नजदीक बैठा है और अपने नशे में धुत बाप को देख रहा है। ये बाप कभी स्कूल मास्टर हुआ करता था, लेकिन अब ये लकड़ियां काटने का और पानी ढोने का काम करता है और खाली समय में दारू पीता है और उन कवियों की कविताएं सुनाता है जिनका नाम अब भुला दिया जा चुका है। जिस रात किड का जन्म हुआ था उस रात तारे टूट रहे थे। इस मीटियोर शावर का नाम था लियोनिड्स और इसी रात किड को जन्म देते हुए मदर की डेथ हो जाती है। किड के फादर कभी अपनी वाइफ का नाम नहीं लेते, जिसकी वजह से किड अपनी लेट मदर का नाम कभी नहीं जान पाता। किड की एक बहन भी है, लेकिन बहन की एग्जिस्टेंस के अलावा हम और कुछ भी नहीं जानते। खैर, 14 साल का होते ही किड घर से भाग जाता है और अपने दम पे सरवाइव करना सीखता है। 1 साल बाद ये सेंट लुइस में होता है, जहाँ रहने वाले लोगों की भाषा ये समझता नहीं है और सरवाइव करने के लिए रात होते ही ये सेलर्स के साथ गेम्बल्ड फाइट्स लड़ता है। इसके पापा एक टीचर थे, लेकिन फिर भी ना तो इसे पढ़ना आता है ना ही लिखना। इसके दिमाग में भरी है सिर्फ बेदिमागी हिंसा। भले ही इसका शरीर ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इसकी कलाई और हाथ बड़े हैं, दोनों कंधे छोटे और चेहरे पे चोट के निशान, लेकिन आंखों में बेकसूरी। इनकी ये लड़ाइयाँ मुक्कों से, लातों से, बोतलों से, चाकू से, हर नस्ल हर जाति से होती है और इन्हीं लड़ाई से इन्हें सरवाइव करने का पैसा मिलता है। लेकिन एक रात एक माल्टीस नाविक अपनी छोटी पिस्टल से किड की पीठ पे गोली मार देता है। किड को भी गुस्सा आता है और वो लड़ने आता है, लेकिन लड़ाई से बचने के लिए नाविक किड की छाती पे दूसरी गोली चला देता है। गोली दिल से थोड़ा सा नीचे लगती है और नाविक और बाकी लोग डर के भाग जाते हैं और किड बार पे लीन होते हुए नीचे बैठ के बेहोश हो जाता है और इसकी पूरी शर्ट खून से तरबतर। 2 हफ्तों तक टेवन कीपर की वाइफ इसका ध्यान रखती है, खाना लाना, कचरा बाहर ले जाना वगैरह वगैरह। लेकिन जब ये लड़का ठीक होता है, इसके पास चुकाने के लिए पैसे नहीं होते, तो ये रात होते ही चुपचाप भाग जाता है और निकल पड़ता है टेक्सास की तरफ। काफी समय तक सफर करने के बाद ये पहली बार टेक्सास के पोर्ट में कदम रखता है, जहाँ की हवा में नमक और कटी हुई लकड़ियों की खुशबू घुली हुई है। एंड अगेन ये अपनी न्यू लाइफस्टाइल को अडेप्ट करने में लग जाता है। यहाँ पे ये एक आरा मशीन और डिप्थीरिया पेस्ट हाउस में काम करता है। डिप्थीरिया एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो कंटेजियस है और एक समय में काफी फैल चुका था। खैर, एक समय की बात है जब एक कैनवस के अंदर रेवरेंड ग्रीन, जो कि एक क्रिश्चियन प्रीस्ट है, उनकी सेरेमनी चल रही होती है और ये सेरेमनी तब से चल रही थी जब से बारिश हो रही है। यहाँ पे बारिश लगातार 2 हफ्तों से हो रही थी और आज के दिन यहाँ पे किड आता है और बारिश से बचते हुए अपने झुंड में खड़ा हो जाता है, लेकिन इसको जीसस के बारे में कोई बात नहीं करनी। इनफैक्ट रेवरेंड के आने पर ये जीसस की जगह मौसम की बातें करने लगता है और तभी इस टेंट में एंट्री होती है एक 7 फीट ऊंचे कोट पैंट पहने आदमी की। ये टकला होता है और इसकी दाढ़ी से लेकर आईलैशेस तक कोई बाल नहीं होते, चमड़ी गोरी और शरीर हट्टा कट्टा। ये अपनी हैट उतारता है और बारिश के पानी को झाड़ के वापस पहन लेता है। पूरे टेंट में सन्नाटा। हैट को एडजस्ट करके ये रेवरेंड की तरफ बढ़ता है और उसकी तरफ इशारा करके बोलना शुरू करता है। देवियों और सज्जनों, आप सभी को ये बताना मेरा कर्तव्य है कि ये प्रीस्ट सिर्फ एक ढोंगी है, ना तो ये योग्य है और ना ही इसने कहीं से मान्यता प्राप्त करी है। इसने बस पवित्र किताब की कुछ पन्ने रटे हैं ताकि मासूम जनता को मूर्ख बना सके। बल्कि आपके सामने ये जो ढोंगी खड़ा है, ये सिर्फ अनपढ़ नहीं है, बल्कि ये तो स्टेट्स ऑफ टेनेसी, केंटकी, मिसिसिपी और आर्कांसास में वांटेड है। इतना सुनते ही रेवरेंड चीख पड़ता है, हे भगवान, झूठ झूठ है ये सब, और बाइबल खोल के कांपते हुए पढ़ना शुरू करता है। इतने में ये टकला आदमी भी बोलना कंटिन्यू करता है। इस ढोंगी के अनेक गुनाहों में से एक गुनाह है एक 11 साल की बच्ची की मासूमियत का फायदा उठाना, वो भी अपने भगवान को रिप्रेजेंट करने वाले कपड़े पहनकर। ये सुनते ही टेंट में मौजूद सभी भीड़ दंग रह जाती है, लेकिन ये आदमी नहीं रुकता। ये कहता है कि 3 हफ्ते पहले ही इस ढोंगी को फोर्ट स्मिथ आर्कांसास से बाहर खदेड़ा गया था, क्योंकि ये एक बकरी के साथ, जी हाँ, एक
बकरी के साथ गलत काम करता हुआ पकड़ा गया था। इतना सुन के टेंट में मौजूद एक आदमी खड़ा उठता है और कहता है, धिक्कार है मेरी आंखों पे अगर मैं इस कुत्ते के पिल्ले को गोली नहीं मार पाया। ये अपने बूट्स में से बंदूक निकालता है, लेवल करता है और गोली चला देता है। किड का एक साथी चाकू निकालता है और टेंट काट के बाहर भाग जाता है। किड इसको फॉलो करता है और टेंट के अंदर सिर्फ चीखें और गोलियों की आवाज। किड और उसका दोस्त बारिश में भीगते हुए एक पास के होटल में आते हैं, जहां अपने चेहरे से पानी पोंछ के ये टेंट की तरफ देखते हैं, जिस टेंट में से एग्जिट काट के लोग पानी की तरह बाहर बह रहे हैं। गोलियां चलाते, चीखते चिल्लाते, लड़खड़ाते हुए और कटा फटा ये टेंट अब गिरने लगता है। जिसके बाद किड और उसका दोस्त बार के अंदर जाते हैं और वो टकला आदमी यहाँ पहले से मौजूद होता है। खैर दोनों लड़के विस्की ऑर्डर करते हैं और किड अपने पैसे देता है, लेकिन बारमैन पैसे वापस करके कहता है ये ड्रिंक्स जज की तरफ से है और हमें पता चलता है कि इस टकलू का नाम है जज। एनीवेज किड और उसका दोस्त अपनी ड्रिंक्स खत्म करते हैं और जज भी जाने के लिए खड़ा उठता है। यहाँ का बार इतना ऊंचा है कि कुछ लोग अपनी कोहनी तक नहीं रख पाते, लेकिन जज इतना लंबा है कि ये बार के आगे खड़े होके अपने हाथ को फ्लैट रख सकता है। और इससे पहले कि यहाँ कोई दूसरी बात छेड़ी जाती, दरवाजे से एक के बाद एक आदमी अंदर आने लगते हैं, खून और मिट्टी से लथपथ, गालियां देते हुए, और जज को घेर के उसे पूछने लगते हैं कि जज तुम्हें उस ढोंगी की जानकारी कैसे पता चली? जानकारी? तुम फोर्ट स्मिथ में कब थे? फोर्ट स्मिथ? तुम्हें उसके बारे में ये सब पता कैसे चला? तुम्हारा मतलब रेवरेंड ग्रीन? हाँ हाँ वही, तुम फोर्ट स्मिथ में थे ना, तभी उसके बारे में पता चला होगा। मैं अपनी जिंदगी में कभी फोर्ट स्मिथ नहीं गया, क्या पता वो गया होगा। हाँ हाँ। ये सभी आदमी लोग कंफ्यूजन में एक दूसरे को देखते हैं और फिर से पूछते हैं, तो फिर तुम उसको मिले कहाँ पे? मैं उस आदमी को आज तक कभी नहीं मिला, पहली बार देखा है, उसके बारे में सुना तक नहीं। इतना बोल के जज ग्लास उठाता है और पीना शुरू करता है। कमरे में एक अजीब सी शांति होती है, क्योंकि कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर अभी हुआ क्या, ये मैनिपुलेटेड मर्डर था या फिर जज मजाक कर रहा है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बट फाइनली एक आदमी हंसता है, फिर दूसरा आदमी हंसता है और फिर पूरा झुंड हंसने लगता है। यानी इन लोगों को हैवानियत दिखाने का कोई भी दुख नहीं है जब तक इन्हें खून बहाने का मजा मिल रहा है। एनीवेज कुछ दिनों बाद किड इसी बार में ड्रिंक एंजॉय कर रहा होता है जब बाहर जाते समय ये एक आदमी से टकरा जाता है। इस आदमी का नाम है लुइस टोडवाइन और ये किड से कहता है, मेरे रास्ते से हट जा। लेकिन पता नहीं क्यों, मे बी ईगो प्रॉब्लम, किड इसके जबड़े पे लात मार देता है और इन दोनों की लड़ाई होटल के बाहर चालू हो जाती है। और टोडवाइन एक मर्डरर है जो यहाँ पे किड से लड़ते हुए एक ही शब्द को दोहरा रहा था, मार 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 मार। लेकिन तभी कोई तीसरा आदमी आता है और किड के सर पे लट्ठा मार के उसे बेहोश कर देता है। किड का चेहरा सीधा कीचड़ में धंसता है और अगर कोई इसको पलटता नहीं तो दम घुट के इसकी मौत हो जानी थी। खैर जैसे ही किड को होश आता है, बारिश फाइनली रुक चुकी होती है और सूरज चमक रहा होता है और उसके सामने होता है टोडवाइन जो कहता है अगर और लड़ना है तो आजा, नहीं लड़ना तो कोई बात नहीं। और स्ट्रेंजली इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। किड अपने बूट्स ढूंढता है और कीचड़ में उसे वो चाकू पड़ा मिलता है जिस चाकू से टोडवाइन इसे मारना चाह रहा था। खैर ये चाकू उठा के टोडवाइन की तरफ फेंकता है और टोडवाइन अपना चाकू उठा के साफ करके वापस रख लेता है। वैसे तो ये दोनों पूरे कीचड़ से तरबतर होते हैं, लेकिन किड यहाँ पे टोडवाइन को थोड़ा नोटिस करता है। इसके कान नहीं होते और इसके माथे पे जले हुए निशान से HT लिखा होता है और आईब्रोज के बीच में F। जिसके बाद ये दोनों निकलते हैं होटल में एक सिडनी नाम के आदमी को ढूंढने के लिए। होटल का एक क्लर्क टोडवाइन को वार्निंग देता है कि सिडनी टोडवाइन को जान से मारना चाहता है, बट ये फिर भी नहीं मानते। टोडवाइन थोड़ी सी सूखी लकड़ी में आग लगा के जिस कमरे में सिडनी ठहरा था उस कमरे के दरवाजे के नीचे से आग को अंदर सरका देता है और दरवाजा पीट के सिडनी को जगा देता है। मजबूरी में सिडनी को बाहर आना पड़ता है। जहाँ टोडवाइन इसे मारने लगता है वो समझ में आता है, लेकिन टोडवाइन के कहने पे किड भी इसे पीटने लगता है। I mean, थोड़ी देर पहले ये एक दूसरे से लड़ रहे थे, अब एक दूसरे के लिए लड़ रहे हैं, लॉल। एनीवेज इनको रोकने के लिए होटल के क्लर्क आते हैं, लेकिन वो भी पिट जाते हैं और अब तक आग बढ़ चुकी थी। होटल में आग लग जाती है और ये दोनों बाहर भाग जाते हैं। टोडवाइन गलियों में पागलों की तरह हंसते हुए और किड पास के एक तबेले से म्यूल को चुरा लेता है और जैसे ही किड म्यूल पे बैठा जलते हुए होटल के नजदीक से गुजरता है उसे नजर आता है जज।
इन दोनों की नजरें मिलती है और जज मुस्कुराता है, मानो जज इस जलते हुए होटल को देखकर किड के अंदर मौजूद वायलेंस को एक्नॉलेज कर रहा है। ये शहर छोड़ने के बाद दूसरे शहर में किड को भीख मांग के और चोरी करके गुजारा करना पड़ता है। रात के समय खुले आसमान के नीचे सोना पड़ता है, जहाँ लगातार भेड़ियों की आवाजें आती रहती है, और दिन के समय धूप इतनी तेज, सर को बचाने के लिए पत्तों से बनी टोपी पहननी पड़ती है। एक दिन पहाड़ की चोटी से किड को धुआं उठता हुआ नजर आता है। बिना देरी करे ये धुएं की तरफ बढ़ता है, जहाँ पहुंचने पर इसे एक झोपड़ी नजर आती है। ये झोपड़ी एक हरमिट की थी। हरमिट यानी एकांतवासी, वो लोग जो सिर्फ अकेले ही रह सकते हैं, और वो धुआं इसी की चिमनी से आ रहा था। इस हरमिट की हालत काफी गंदी और हरकतें थोड़ी पागलों जैसी होती है, लेकिन जब किड पीने का पानी मांगता है तो हरमिट बहुत ही काइंडली इसे पानी देता है, जिसको पीने के बाद किड अपने म्यूल को पानी पिलाने के लिए एक कुएं के पास ले जाता है, और वापस जाते समय किड हरमिट को धन्यवाद कहता है। लेकिन हरमिट मौसम देखता है और किड को कहता है कि तूफान आने वाला है, उसको आज रात यहीं रुक जाना चाहिए, और किड मान जाता है। झोपड़ी में आके हरमिट पूछता है कि क्या तुम अपना रास्ता भूल चुके हो लड़के, जिसके रिप्लाई में किड कहता है हाँ, वेल ऑब्वियसली ये अपना रास्ता भूल चुका है, ज्योग्राफिकली और मोरली दोनों तौर से। जहाँ पे हरमिट कहता है कि एक समय पे वो भी अपना रास्ता भूल चुका था, और इसके हिसाब से समाज को 4 चीजें बर्बाद कर सकती हैं, विमेन, विस्की, मनी और ब्लैक पीपल। वेल आई थिंक इसके कहने का मतलब था हवस, नशा और ताकत। लेकिन ब्लैक पीपल, कम ऑन यार, हिजरू बॉयज आर गुड, ये तो रेसिज्म है भाई। एनीवेज इसके बाद ये दोनों रिलीजन्स, गॉड्स और वॉर से रिलेटेड बातें करते हैं, जहाँ हरमिट कहता है किस तरह से इंसानों ने इविल मशीन्स बना दी है जो खुद और मशीन्स बना सकती है जो हजारों सालों तक खुद ही चल सकती है। बेसिकली यहाँ पे वेपन्स की बात हो रही थी। बातें खत्म होने के बाद किड अपना बिस्तर लगाता है और सो जाता है, लेकिन आधी रात को इसकी नींद खुलती है और अंधेरे में हरमिट इसके बहुत नजदीक होता है। किड पूछता है क्या हुआ, लेकिन हरमिट बिना कुछ बोले अंधेरे में वापस चला जाता है। वेल हो सकता है कि ये भी जज की तरह किड के अंदर वायलेंस को देख सकता है, या फिर ये अपनी डीडी एक्टिविटीज करने आया था और फेल हो गया। सुबह होते ही किड अपना सामान उठाता है और म्यूल पे बैठ के निकल पड़ता है। एक दिन सफर करके इसकी मुलाकात काउबॉयज के एक झुंड से होती है, जिनके साथ ये कैंप करता है और खाना खाता है। काउबॉयज इसको कहानियां भी सुनाते हैं और बताते हैं कि इनका झुंड 2 हिस्सों में बट चुका है। दूसरा हिस्सा बैक्सर नाम की टाउन की तरफ जा रहा है, जहाँ पे वो लोग भर के ड्रिंक करने वाले हैं और सर्विस वुमेन्स के साथ सोने वाले हैं, जिसके बाद वो मैक्सिको की तरफ निकल जाएंगे, और किड भी उसी रास्ते जाने की इच्छा दिखाता है। अगली ही सुबह किड इन लोगों के साथ नाश्ता करता है और निकलने को तैयार होता है। जाने से पहले ये लोग किड को खाने से भरा बैग और एक चाकू एज अ गिफ्ट देते हैं, और किड निकल पड़ता है। 4 दिन के सफर के बाद किड पहुंचता है बैक्सर में, जहां जाते ही इसे इंसानी लाशों से भरी काट नजर आ जाती है। बट इसका क्या लेना देना, ये जाता है एक कुएं के पास, जहाँ पे ये अपने म्यूल को पानी पिलाता है। इसी दौरान आसपास से इसे गाने की आवाज आने लगती है, और एक गली में इसको कुछ लोग नाचते हुए नजर आते हैं, जिन्होंने भड़कीले रंग के कपड़े पहने थे और स्पेनिश में बात कर रहे थे। खैर किड अपने म्यूल को बांध देता है और एक कैफे के अंदर जाता है, और बारटेंडर से कहता है कि इसके पास पैसे नहीं है, लेकिन इसको ड्रिंक चाहिए, बदले में ये काम करेगा। लेकिन बारटेंडर स्पेनिश होता है तो इसे अंग्रेजी समझ नहीं आती। ये एक बुड्ढे से ट्रांसलेट करने को कहता है जिसे अंग्रेजी आती थी, और बारटेंडर कहता है कि फर्श गंदा नहीं है, लेकिन फिर भी ये किड को झाड़ू पकड़ा देता है। झाड़ू मारने के बाद किड वापस आता है अपनी ड्रिंक लेने के लिए, लेकिन बारटेंडर इसे इग्नोर करके शू कर देता है, और यहाँ पे इसे गुस्सा आ जाता है और बारटेंडर पे चिल्लाने लगता है। लेकिन बारटेंडर बड़ी ही शांति से एक पुरानी पिस्टल निकालता है, जिसे देखकर वो बुढ़ा आदमी जिसको अंग्रेजी आती थी अपनी जगह से खड़ा होता है और कुछ स्पेनिश में बोल के चला जाता है, जो सुन के बारटेंडर थोड़ा घबरा जाता है और पिस्टल नीचे रखकर एक बंग स्टार्टर उठा लेता है। बंग स्टार्टर एक लकड़ी के हथौड़े जैसा होता है, जिसको इस्तेमाल करके ये किड से लड़ने लगता है। लेकिन किड अपनी फुर्ती दिखाकर इसके हमलों से बच जाता है, और बारटेंडर के सर पे 2 बोतल फोड़ के उसकी एक आंख में कांच घोप के बड़ी ही आराम से अपने लिए एक बोतल लेके चले जाता है, और कैफे में कोई कुछ भी नहीं बोल पाता। अगली सुबह जब किड की नींद खुलती है तो वो खुद को एक चर्च के खंडर में पाता है, जहाँ जमीन पे जानवरों की हड्डियां और मल फैला हुआ था। रात भर ड्रिंक करने की वजह से अभी इसके सर में दर्द हो रहा था, लेकिन ये फिर भी बची हुई ड्रिंक और पीता है, और आसपास ऑब्जर्व करने पर ये रियलाइज करता है कि इसका म्यूल गायब है, जिसको ढूंढने के लिए ये शहर की गलियों में निकल पड़ता है। रास्ते में इसे नजर आते हैं टूटे हुए चर्च और सड़ी हुई इंसानी लाशें। थोड़ा और ढूंढने पर इसको अपने म्यूल के पैरों के निशान नजर आते हैं, जिनको फॉलो करते हुए ये एक फोर्ड पर पहुंचता है। फोर्ड एक ऐसी जगह होती है जो बहती हुई नदी और इंसानी रास्ते के इंटरसेक्शन पे
पे होती है। यहाँ पानी कम गहरा होता है जहाँ से लोग पैदल या फिर गाड़ी में जा सकते हैं। और इसी जगह पे किड को कुछ ब्लैक्स नजर आते हैं, जिनसे पूछने पर वो बताते हैं कि एक लंबे कान वाला जानवर थोड़ी देर पहले ही नदी की तरफ गया था। किड के साथ रहकर म्यूल की ऐसी हालत हो चुकी है कि अब वो म्यूल की तरह ही नजर नहीं आता। एनीवेज, नदी के पास किड को लंबे कान वाला जानवर घास चरता हुआ मिलता है, जहाँ से वो म्यूल को ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन म्यूल को काफी समय बाद कुछ अच्छा खाने को मिला था, इसलिए वो हटता नहीं। सामने ही नदी होती है तो किड सोचता है क्यों ना थोड़ा नहाना ही हो जाए। नहाने के बाद नदी किनारे किड नंगा लेटा रहता है और उसी समय घोड़े पे बैठा एक आदमी उसके पास आता है। किड घबरा के अपना चाकू उठा लेता है, लेकिन ये आदमी सर्जेंट ट्रेमेल यहाँ लड़ने के लिए नहीं आया है। ये किड से पूछता है कि क्या तुम वही लड़के हो जिसने मैक्सिकन बारटेंडर को पीट दिया था, क्योंकि अगर तुम वही हो तो कैप्टन व्हाइट तुम्हारे जैसे लड़कों को अपनी आर्मी में रखना चाहेंगे, जो आर्मी मैक्सिकन्स के खिलाफ जंग में ले जाई जाएगी। लेकिन किड कहता है कि अमेरिकन मैक्सिकन वॉर तो खत्म हो गई थी ना। ट्रेमेल कहता है ऐसा तुम्हें लगता है। खैर, बातें करते हुए किड अपने कपड़े पहन चुका था और ट्रेमेल का सफेद सुंदर घोड़ा देखकर, जिसके ऊपर चमड़े और चांदी की एसेसरीज लगी थी, वो अंदर ही अंदर आर्मी ज्वाइन करने के लिए तैयार हो चुका था, बिकॉज अब किड को लालच आ गया था। ट्रेमेल इसको ये भी कहता है कि अगर ये आर्मी ज्वाइन करता है तो इसको अपना घोड़ा और राइफल दी जाएगी। जिसके बाद ये दोनों बैक्सर की तरफ निकलते हैं, जहाँ एक होटल में कैप्टन व्हाइट किड का इंटरव्यू लेते हैं, जिस इंटरव्यू के दौरान किड अपनी गरीबी छुपाता है और कैप्टन उसे बताता है किस तरह से मैक्सिकन गवर्नमेंट को जस्टिस करना नहीं आता, इसलिए जस्टिस के लिए अमेरिकन को ही आगे आना पड़ेगा। ये अमेरिकन को अच्छा बताता है अंटिल अमेरिकन स्कैल्प हंटर्स की बात नहीं आती। अब ये स्कैल्प हंटर्स कौन है? ये एक ऐसा ग्रुप है जो मैक्सिकन लोगों के स्कैल्प यानी सर की चमड़ी को बेचकर पैसे कमाते हैं। और ये स्कैल्प मिलते कहाँ हैं? बेगुनाह मैक्सिकन लोगों को मार के। खैर, कैप्टन अपना प्लान बताता है कि ये लोग एक मैक्सिकन स्टेट सोनोरा पे कब्जा करेंगे, जो सुन के किड थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन कैप्टन उसे आश्वासन दिलाता है कि सब कुछ हमारे फेवर में ही होगा। वैसे भी किड ये सब लालच में कर रहा है, इसको लिबर्टी और जस्टिस से फर्क नहीं पड़ता, इसे चाहिए घोड़ा और बंदूक। फाइनली किड कैप्टन की आर्मी का हिस्सा बन जाता है। आर्मी कैंप टाउन के एज पर था, जहाँ नहा के, शेव करके और अच्छे कपड़े पहन के किड एक अलग ही इंसान लग रहा था। अच्छा खासा तैयार होने के बाद किड और उसके दो दोस्त अर्ल और सेकंड कॉर्पोरल वापस बैक्सर की तरफ निकलते हैं, जहाँ पे किड अपने म्यूल को बेच देता है ताकि कुछ एसेसरीज और दारू खरीद सके। एनीवेज, किड और उसके दोनों दोस्त बार में जाके ड्रिंक्स एंजॉय करने लगते हैं, जब नजदीक बैठा एक मेनोनाइट उनको नदी पार करने से मना करता है और कहता है कि अगर उन्होंने नदी को पार करा तो वो वापस नहीं आ पाएंगे। मेनोनाइट वो लोग होते हैं जो जीसस पे यकीन करते हैं और क्लेम करते हैं कि वो फ्यूचर जानते हैं या फिर उनकी प्रोफेसीज सच हो जाती है। लेकिन ये तीनों मेनोनाइट की वार्निंग को इग्नोर करते हैं और सोने चले जाते हैं। लेकिन सुबह होते ही कोर्ट यार्ड में अर्ल की लाश पड़ी होती है। किड और सेकंड कॉर्पोरल अर्ल के फूटे हुए खोपड़े को देख ही रहे होते हैं जब यहाँ पे मेनोनाइट आता है और ये कहता है लक्ष्य पे पहुंचने से ज्यादा मजा लक्ष्य तक ले जाने वाले रास्ते में होता है। और इतना कहकर मेनोनाइट चला जाता है। आज के लिए इतना ही। अगर आगे की कहानी सुनना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लेना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि वहां मैं कभी कभार वीडियोस रिलेटेड अपडेट डाल देता हूँ। और लाइक शेयर कमेंट वो तो आप कर ही दोगे, इतना तो भरोसा है। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।